अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि कराची में तेज रफ्तारी और लापरवाही के बायस शहरियों की अमवात का सिलसिला थम नहीं सका है। गुलशन इकबाल जिसको बेकरी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ दौड़ी। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। मुश्तइल शहरियों ने गाड़ी जला दी। गुलिस्तान जौहर में भी ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। कराची की सड़कें रोजाना खून से तर हो रही हैं। तेज रफ्तारी, ड्राइवर्स की लापरवाही ने शहर को मौत के ट्रैक पर डाल दिया। हर सुबह किसी न किसी माँ की गोद उजड़ती है। कोई बाप अपने जवान बेटे को कंधा दे रहा होता है और किसी बच्चे का मुस्तकबिल एक लम्हे की गफलत में हमेशा के लिए अंधेरे में चला जाता है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में तेज रफ्तारी और लापरवाही एक और जिंदगी निकल गई। गाड़ी बेकाबू होकर मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ दौड़ी। एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया जबकि 2 जख्मी हुए। मुश्तइल शहरियों ने गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 4 मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो दूसरी जानिब कराची के मसरूफ इलाके रंछोड़ लाइन में पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया गया है। बिरयानी की दुकान पर खड़े एहलकार को मुलजिम ने गोली मारी और साथी के हमरा फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली है। 2 मुलजिमान ने पुलिस एहलकार से असलहा छीनने की कोशिश की थी। SSP सिटी आरिफ अजीज कहते हैं वाक़ई की तफ्तीश जारी है। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तफसीलात जानिए मोहम्मद काशान की इस रिपोर्ट में। कराची में मुलजिमान आजाद, पुलिस एहलकार शहीद। रंछोड़ लाइन में पुलिस एहलकार पर फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस एहलकार बिरयानी की दुकान पर खड़ा था। शलवार कमीज पहने शख्स ने एहलकार पर फायरिंग की और साथी के हमरा मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। SSP सिटी आरिफ अजीज ने बोल न्यूज को बताया है कि मुलजिमान ने एहलकार से असलहा छीनने की कोशिश की थी। एहलकार अयूब को 2 गोलियां लगी, एक सीने और एक पेट पर। अयूब थाना चाकीवाड़ा में तैनात और शिकारपुर का रिहायशी था। कोई मोटरसाइकिल पे कोई 2 लोग आए जिसमें एक कोई लेडीज़ कपड़ों में है जिसने अबाया पहना हुआ है और एक जो है वो उसने मास्क पहना हुआ है। उन्होंने आके एकदम से इसके ऊपर पिस्टल छीनने की कोशिश की और जब रेजिस्ट किया और सारी चीज़ें तो उसने उसके ऊपर फायर मारा जिससे उसको 2 गोलियां लगी, एक सीने पे लगी और एक पेट पे लगी जिससे वो शहीद हो गया। अयूब सिपाही है और चाकीवाड़ा थाने में उसके। पुलिस हकाम ने बताया कि मामले की तफ्तीश जारी है। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगी आग 2 हफ्ते बाद भी ना बुझ सकी है। चीफ फायर ऑफिसर कराची मोहम्मद हुमायूं कहते हैं कि ये मीथेन गैस का मामला है जो ज़मीन की तहों में मौजूद होती है। अगर इसे ज़बरदस्ती बुझाने की कोशिश की जाए तो ये गैस पूरे इलाके में फैल सकती है। बेहतर समझा कि अगर इससे को जैसे हम बुझाने की तरफ जाते हैं तो ये गैस इलाके में फैल जाएगी और यहाँ के सनती और रिहायशी इलाके के लोगों को ज़्यादा मुतासिर करेगी। तो इस तरीके के वाक़यात होते रहते हैं बलूचिस्तान में भी और उसका यही तरीक़ेकार होता है क्योंकि जो मीथेन गैस होती है वो एक बॉल की शक्ल में ज़मीन के अंदर होती है और ये 2-3 दिन लगी रहती हैं। तो इसको अभी हमने कंट्रोल कर अपनी गाड़ियों को स्टैंड बाई किया है कि इट्स मीन्स अगर तो कोई आग की तपिश से मजीद करीब कोई जंगल में या कोई फैक्ट्री की तरफ कोई इस तरीके की वाक़या रूनुमा होता है तो उसको फौरी तौर पर बुझाया जा सके। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईरानी सूबे सीस्तान में दहशतगर्दों ने तमाम हदें पार कर दी हैं। मजदूरी करने गए 8 पाकिस्तानियों को हाथ पैर बांधकर शहीद किया गया है। वज़ीर आज़म ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए ईरानी हुकूमत से ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। ईरान में 8 पाकिस्तानियों के साथ जुल्म की इंतहा, बाप बेटे समेत 8 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया। शहीद होने वालों में दिलशाद, इसका बेटा नईम, भतीजा जाफर, दानिश और नासिर शामिल हैं। दिलशाद वर्कशॉप का मालिक था जबकि बाकी मुलाजमत करते थे। तमाम अफराद की रिहाइश भी वर्कशॉप में ही थी। हमलावर वारदात के वक्त वर्कशॉप में दाखिल हुए और तमाम अफराद के हाथ पैर बांधकर फायरिंग करके निशाना बनाया। ज़राए के मुताबिक हमले में मुबैना तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीम मुलव्विस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान में पाकिस्तानियों के कत्लेआम पर तशवीश का इजहार किया। ईरानी हुकूमत से मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सजा देने और कत्ल की वजूहात सामने लाने का मुतालबा कर दिया। ईरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मैयत पाकिस्तान बाहिफाजत लाने की हिदायत भी कर दी। दहशतगर्दी का नासूर खित्ते के तमाम मुमालिक के लिए तबाहकुन है। दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत और मुश्तरका हिकमत अमली पर अमल दरामद लाजमी है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान शफकत खान ने बताया कि तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाना और पाकिस्तानी कौंसलेट से ईरानी हुक्काम से राब्ते में हैं। तमाम अफराद को हाथ पांव बांध कर वर्कशॉप में कत्ल किया गया था।
ایران میں پاکستانیوں کی شہادت، مرنے والوں میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد بھی شامل تھے۔ بہاولپور سے تعلق رکھنے والے دلشاد بیٹا دانش اور بھتیجا جعفر سے محنت مزدوری کرنے ایران گئے تھے۔ احمد پور شرقیہ کے جمشید اور خالد کا گھرانہ بھی اجڑ گیا۔ ایران میں پاکستانیوں کے خون کی ہولی، دہشت گردوں نے استفاقیت سے قتل کیا۔ واقعہ ایرانی صوبے سیستان بلوچستان میں پیش آیا۔ مرنے والوں میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد بھی شامل ہیں۔ دلشاد اور اس کا بیٹا دانش، بھتیجا جعفر محنت مزدوری کرنے ایران گئے تھے۔ تعلق بہاولپور کے علاقے خانقاہ شریف سے تھا۔ علاقے میں سوگ کی فضا، ہر آنکھ اشک بار ہے۔ احمد پور شرقیہ کے جمشید اور خالد کا گھر بھی اجڑ گیا۔ جمشید 11 افراد کا واحد کفیل تھا۔ 1.5 سال قبل روزگار کے لیے ایران گیا تھا۔ ورثہ غم سے نڈال ہیں۔ ورثہ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے پیاروں کی لاشیں بحفاظت پاکستان لائی جائیں۔ تو دوسری جانب خیبر پختونخوا کے عوام دہشت گردی کے خلاف میدان عمل میں آ گئے۔ گزشتہ 2 روز کے دوران خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مقامی آبادی نے فتنہ الخوارج کے حملوں کو ناکام بنایا۔ سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ عوام نے فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو نہ صرف بھاگنے پر مجبور کیا بلکہ جہنم واصل بھی کیا۔ دہشت گردی کے خلاف خیبر پختونخوا کی عوام بھی میدان عمل میں۔ گزشتہ 2 روز میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مقامی آبادی نے فتنہ الخوارج کے حملوں کو ناکام بنایا بلکہ سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کیا۔ ذرائع کے مطابق 12 اپریل کی شب دہشت گردوں نے ڈی آئی خان اور ڈی جی خان کے گاؤں میں گھسنے کی کوشش کی۔ 12 دیہاتیوں نے فوری رد عمل دیتے ہوئے دہشت گردوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ لکی مروت کے علاقے بچکان احمد زئی میں بھی سیکیورٹی فورسز، پولیس اور ولیج ڈیفنس کمیٹی نے فتنہ الخوارج کے 3 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ اتوار کو بھی جنوبی وزیرستان کے علاقے میں دہشت گردوں نے پولیس اہلکاروں کی رہائش گاہ پر حملہ کیا تو مقامی لوگوں نے پولیس کے ساتھ مل کر فتنہ الخوارج کے فتنوں کو جہنم واصل کر دیا۔ کے ساتھ رہیں گے۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا غزہ مارچ سے خطاب، کہا 1 ملین عوام جمع ہو کر حکمرانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غزہ میں 20,000 بچوں اور 20,000 خواتین کی شہادت حکمرانوں کو نہیں جگا سکی۔ اسلامی دنیا کے حکمران امریکہ کے کٹ پتلی بن چکے ہیں۔ آپ پر ہونے والے مظالم میں آپ تنہا نہیں ہیں۔ اگر وہاں پر 20,000 سے زیادہ بچوں کی شہادت، اگر وہاں پر 20,000 خواتین کی شہادت ان حکمرانوں کو نہیں جگا سکی، اسلامی دنیا کے حکمران مفادات کے غلام بن چکے ہیں۔ اسلامی دنیا کے حکمران امریکہ کے کٹ پتلی بن چکے ہیں۔ لہذا حکمرانوں کی پرواہ کیے بغیر عوام کو، مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اپنی غیرت و حمیت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اسرائیل حماس سے شکست کھا چکا ہے، اب بچوں سے انتقام لے رہا ہے۔ اسرائیل آج بھی حماس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں غزہ مارچ سے خطاب، انہوں نے کہا کہ تماشا دیکھنے والے جب خود تماشا بنیں گے تو کون مدد کو آئے گا۔ جماعت اسلامی کا 22 اپریل کو ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا بھی اعلان۔ سب حماس اور القسام بریگیڈ نے دریابرد کر دیا۔ اسرائیل تو صرف بچوں سے انتقام لے رہا ہے، سویلین پہ بمباری کر رہا ہے۔ اسرائیل تو غزہ کو جیل بنا رہا ہے۔ اسرائیل تو رفح بارڈر پہ بھی بمباری کر رہا ہے۔ اسرائیل تو کھانے پینے کی چیزیں بند کر رہا ہے۔ وہ آج بھی القسام بریگیڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب اس کے فوج کے لوگ آگے آتے ہیں اور ٹینک آگے آتے ہیں، 0 ڈسٹنس سے ان کو مارا جاتا ہے۔ تماشا دیکھنے والے کل خود تماشا بنیں گے، پھر کون ان کی مدد کو آئے گا۔ 22 اپریل کو پورے ملک میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی نے کراچی میں ریلی نکالی۔ 22 اپریل کو ملک بھر میں پہیا جام ہڑتال کا بھی اعلان کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ مسلمان حکمرانوں کو تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا بھی کہا ہے۔ رپورٹ کریں گے سعد شریف۔
غزہ میں صہیونی بربریت اور درندگی، جماعت اسلامی اہل فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر آ گئی۔ کراچی میں شارع فیصل پر غزہ باسیوں سے یکجہتی کا اظہار اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ملین مارچ میں خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ شرکا نے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اور غزہ حماس کے شہداء کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ مطالبہ کیا کہ دنیا کے 56 مسلم ممالک کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ شرکا سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی نے اپیل کی کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ حمیت کا مظاہرہ کریں اور اسرائیل کی اس طاقت کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں تو تاریخ میں اپنا نام اونچا کر لیں گے۔ جلسے سے حماس کے رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ کیمرامین دانش شکیل کے ہمراہ سعد شریف، بول نیوز، کراچی۔ اسرائیلی بمباری نے غزہ شہر کے الہلی عرب اسپتال کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ حملے میں 7 معصوم جانیں چلی گئیں، مریض بچہ بھی دم توڑ گیا ہے۔ قابض اسرائیلی فورسز نے جنوبی غزہ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ نصیرات اور جنوبی خان یونس کے رہائشیوں کو علاقہ چھوڑنے کی دھمکی بھی دے دی۔ اسرائیل کی فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے۔ غزہ کے اسپتال میں صہیونی فوج کی بمباری۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں الہلی عرب اسپتال پر اسرائیلی فورسز نے حملہ کیا۔ بمباری سے مریضوں سمیت 7 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ادھر قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ کے مختلف علاقوں میں آپریشن جاری ہے۔ اسرائیل نے جنوبی غزہ کو ملیمیٹ کر کے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسرائیل نے خان یونس اور نصیرات کیمپس کے پناہ گزینوں کو بھی غزہ چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ فیض حمید کو عمر قید ہوگی یا پھانسی کی سزا، اگلے ماہ تک فیصلہ عوام کے سامنے آ جائے گا۔ رہنما استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان کی بول کے پروگرام تبدیلی میں بات چیت، کہا پی ٹی آئی کا پیر پکڑنے کا پروگرام جاری ہے۔ دعویٰ کیا کہ مولانا فضل الرحمان نے احتجاجی تحریک میں شامل ہونے کے لیے خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ مانگا۔ پی ٹی آئی اگر کوئی مطالبہ نہیں مانتی تو اپنی سیاسی قبر کھودے گی۔ کوئی نہیں ہے، اس مہینے کے اینڈ میں اس کا فیصلہ آ رہا ہے، یا سزائے موت ہے یا عمر قید ہے، دونوں میں سے ایک فیصلہ آ رہا ہے۔ اور جو میری انفارمیشن ہے، جو ان کے اوپر ایلیگیشنز لگے ہیں، ان ایلیگیشنز کی انویسٹیگیشن کے بعد مزید جو ایکسپلور ہوئی ان کی مجرمانہ سرگرمیاں بانی تحریک انصاف کی اور ان کی مل کے، اس کی صورت میں بھئی آپ نے فوج کے اندر کو کروانے کی کوشش کی، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کروانے کی کوشش کی۔ آپ نے 28 29 26 27 28 نومبر 2022 کو بھی جناب اس لانگ مارچ کے ذریعے سے، آپ نے جناب 9 مئی کو بھی، پھر اس کے بعد مسلسل۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ فیصلہ آنا ہے، جیسے ہی فیصلہ آنا ہے بانی تحریک انصاف نے بے ہوش ہو جانا ہے جیل کے اندر۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ 2 کیس کی آج اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت منسوخ کر دی گئی ہے۔ سماعت منسوخی سے متعلق عدالتی عملے نے وکیل بانی پی ٹی آئی خالد یوسف چودھری کو آگاہ کر دیا ہے۔ خالد یوسف چودھری کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ کیس کی آخری باری جیل میں سماعت 17 فروری کو ہوئی تھی۔ کبھی مقدمات کو برق رفتاری سے چلایا جاتا ہے اور کبھی دھیما کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ توشہ خانہ کیس کی سماعت آج جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں ہوگی اور سماعت کے بعد نئی تاریخ دی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر ہتک آمیز مہم کا الزام، جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو پھر طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر سمیت 5 رہنماؤں کو آج صبح 11 بجے سائبر کرائم ونگ ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا ہے۔ دیگر رہنماؤں میں عالیہ حمزہ، وقاص اکرم، محمد کامران اور فروخ حبیب شامل ہیں۔ نوٹس میں لکھا گیا ہے کہ جے آئی ٹی میں آپ سے متعلق کافی حد تک مواد موجود ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ آپ معاملے میں ملوث رہے ہیں یا حقائق جانتے ہیں، لہٰذا جے آئی ٹی کے روبرو پیش ہوں اور اپنی پوزیشن واضح کریں۔ تو دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کے لوگ آپس میں دست و گریباں ہیں۔ پی ٹی آئی میں اتنی سکت نہیں کہ وہ مؤثر احتجاج کر سکے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اگر سوشل میڈیا پر بریگیڈی کی گالم گلوچ میں کمی آئے تو بانی کی مشکلات کچھ کم ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر مسیحی برادری کو پام سنڈے کے دن کی مبارکباد بھی پیش کی۔ دریائے سندھ میں کینالز کسی صورت منظور نہیں ہے، سندھ سے جینے کا حق نہ چھینا جائے۔ رہنما پیپلز پارٹی فریال تالپور کا ٹنڈو ڈیم میں جلسے سے خطاب، کہا 18 اپریل کو بڑا جلسہ ہوگا، سب کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہوگا۔ نہیں چاہتے کہ کراچی کو پینے کا پانی نہ ملے، نہیں چاہتے کہ سندھ بھر میں زراعت ختم ہو جائے۔ ہم آخری دم تک لڑیں گے اور یہ کینالز بننے نہیں دیں گے۔ 18 اپریل کی تیاری کریں میرے بھائیوں، میری بہنیں، ہم سب نکلیں۔ آپ سب کو پہنچنا ہے، سب کو وہاں موجود ہونا چاہیے۔ یہ سندھ کی آواز، یہ ہمارے لیے
जीने और मरने के काबिल है। हम ये नहीं चाहते कि कराची में पानी पीना नहीं हो, कराची में लोगों को पानी नहीं मिले पीने का, और हमारे फार्मर्स को, हमारे काश्तकारों को अपनी ज़मीन खेड़ने के लिए पानी ना हो। और कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फंक्शनल लीग ने मुशर्रफ दौर में कालाबाग डैम के हक में रैलियां निकाली। शर्जील इनाम मेमन का हैदराबाद में जलसे से खिताब, कहा सदर मुमलिकत के पास कैनाल की मंजूरी देने का इख्तियार नहीं, आईनी तौर पर सदर मुमलिकत एक सड़क की भी मंजूरी नहीं दे सकते। 18 अप्रैल को पूरे सिंध के अवाम हैदराबाद जलसे में इकट्ठे होंगे, जो कैनाल्स के खिलाफ रेफरेंडम होगा। चंद लोग जो हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए आए हैं, उन्होंने आज तक पाकिस्तान में इस सिंध के अवाम को क्या दिया है? यही फंक्शनल मुस्लिम लीग उन दौर में परवेज मुशर्रफ जब सदर मुमलिकत थे, तब कालाबाग डैम के हक में रैलियां किसने निकाली थी? सदर मुमलिकत के पास इख्तियार ही नहीं होता, उसके पास कोई समरी जाती ही नहीं है, उसके पास किसी किस्म का इख्तियार ही नहीं है कि किसी मंसूबे की वो मंजूरी दे सके। 18 अप्रैल को हम सब साथ होंगे और एक आवाज में पूरे पाकिस्तान को बताएंगे कि ये जो कैनाल का मसला, ये मसला है क्या? ये किसी ज़राई जमीन के पानी का मसला नहीं है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से जैक बर्गमैन की क़यादत में अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के किरदार की तारीफ़ की गई। इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तानी कौम की सलाहियतों और इस्तकामत को खिराद तहसीन पेश किया। मुलाकात में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तरबियती ताउन से मुतालिक मुआहिदों पर भी दस्तखत किए गए। और अब आपको बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की जानिब से पहला ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन आज से इस्लामाबाद में शुरू होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा दे दिया गया है। शहबाज शरीफ इफ्तिताही सेशन से खुसूसी खिताब भी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी कन्वेंशन में खिताब करेंगे। पहला ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। दुनिया भर से पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद कन्वेंशन में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। इस मौके पर लोक विरसा में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एजाज़ में सकाफती शो भी मुनक्किद किया गया। कन्वेंशन में तिजारत, तालीम और मईशत के शोबों में ताउन के मौक़े भी ज़ेर बहस आएंगे। कन्वेंशन के जरिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ की रोशनी में पॉलिसी साजी को बेहतर बनाया जाएगा। मुख़्तलिफ़ ममालिक के पाकिस्तानी जब मिलेंगे, अपने मसाइल के बारे में सबको बताएंगे और उनको जो एक सपोर्ट नेटवर्क मिलेगा। This is going to be something really very close to our hearts. We love Pakistan. जो ओवरसीज़ कम्युनिटी को स्टेट गेस्ट के तौर पे ये ट्रीट किया जा रहा है, ये आज से पहले सालों हमने ये देखने में नहीं आया। बड़े दूरस्थ नताइज बरामद होंगे और पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफा होगा। कन्वेंशन मुल्क की माशी तरक्की में शिरकत के लिए आने वाले बैरून मुल्क पाकिस्तानी खुशी से निहाल हैं। कहते हैं वतन की मोहब्बत उनके ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान इतना खूबसूरत हो गया, अब मैंने पहले कई दफ़े में आया हूँ, मैं इतना खूबसूरत पहले नहीं देखा। ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती की ज़ामन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना, उनके पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। कोई भी नागानी आफत हो, जल्जला हो, सैलाब हो, कुछ भी हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान भाइयों के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की बैकबोन है और पाकिस्तान हमारी वाहिद और पहली और आखिरी मोहब्बत है। ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है जिससे पाकिस्तान में खुशहाली, तरक्की आएगी और इस वक्त मुल्क तरक्की कर रहा है। और ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ आए हैं सिर्फ इसीलिए कि वो अपने मुल्क से और प्यार से, मुल्क से बहुत ही प्यार करते हैं। यही वक्त के ऊपर हुकूमत ने ये फैसला किया है जिसको हम तमाम ओवरसीज़ ने आकर आज ये साबित किया और कि इंशाल्लाह पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और जो ये जो तासर दिया जा रहा था तमाम ओवरसीज़ पर जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े। हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं, हम इंशाल्लाह उनको पूरी सपोर्ट देंगे। जमात इस्लामी के साबिक नायब अमीर सेनेटर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद इंतकाल कर गए। वो लंदन में क़याम पजीर थे। तदफीन बरतानिया में होगी या पाकिस्तान में फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ। प्रोफेसर खुर्शीद अहमद कई किताबों के मुसन्निफ थे।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि PIA ने 20 अप्रैल से लाहौर से बाकू के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू करने का ऐलान कर दिया है। लाहौर से हफ्तावार 2 परवाजें इतवार और बुध को चलाई जाएंगी। ये ऐलान कराची में ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स के एजाज़ में PIA की जानिब से खुसूसी तकरीब के मौके पर किया गया। इस मौके पर ट्रैवल एजेंट्स को बाकू परवाज़ों से मुतालिक मालूमात फराहम की गई। कहा गया कि बाकू परवाज़ों से 2 तरफ़ा सयाहत और तिजारती रवाबित को फ़रोग़ मिलेगा। कौमी एयरलाइन बाकू रूट को कारोबारी तौर पर कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म है। खेल के मैदान से खबर है, बात होगी PSL की, जिसके मैच में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को एकतरफा मुकाबले में 79 रन से शिकस्त दे दी। जीत के लिए दरकार 220 रन हदफ के ताक़ुब में कोयटा की टीम किसी मरहले पर भी फतह के ट्रैक पर नहीं आ सकी। शाहीन आफरीदी एंड कंपनी के सामने कोयटा की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। जीत की मंजिल से कोसों दूर 140 रन पर सऊद शकील 11 का किस्सा तमाम हुआ। और साथ ही साथ आपको बताएं कि PSL 10 में आज एक मैच खेला जाएगा। रावलपिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी मध्य मुकाबल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की क़यादत शादाब खान करेंगे, जबकि पेशावर ज़ल्मी के कप्तान स्टार बल्लेबाज बाबर आजम होंगे। फ़खर जमान अनफिट होने की वजह से बाहर हो गए थे। फ़खर जमान अच्छे और तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं। स्पोर्ट्स तज्ज़िया निगार फवाद मुस्तफ़ा की बोल के प्रोग्राम खेल के जुनून में गुफ्तगू। कहा, क्रिकेट जालिम खेल है, कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है। साबिक क्रिकेट स्टार तनवीर अहमद ने कहा कि लाहौर कलंदर्स ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है। रावलपिंडी स्टेडियम में आसानी से रन नहीं बन रहे। टीमों को समझना चाहिए कि रावलपिंडी स्टेडियम में स्पिनर्स की विकेट है। फ़खर अनफिट होने की वजह से बाहर हो गए थे। फ़खर ऐसे ही खेलते हैं। फ़खर एक अच्छे तजुर्बेकार प्लेयर हैं, उसके पीछे उनका एक्सपीरियंस मौजूद है। तो फ़खर से जो एक्सपेक्टेड था वो उन्होंने डिलीवर किया। तो क्रिकेट जो है वो बड़ा जालिम खेल है, कभी वो हंसाता है कभी रुलाता है। तो जिस वक्त हंसा रहा है ना तो उस वक्त हंसी को जब्त करें। जो स्टार्ट किया है लाहौर ने, आई थिंक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की है। और अगर हम पिंडी की बात करते हैं, वहाँ पे रन्स इतनी आसानी से चेज़ नहीं हो रहे। उसकी एक चीज़ क्लियर नज़र आती है, कहीं ना कहीं अब टीम्स को ये समझना है कि यहाँ पे स्पिनर्स का विकेट है। यहाँ पे वो विकेट नहीं है कि जहाँ पे खुले डुल्ले रन्स बन रहे हैं, 250 रन बन रहे हैं या उससे ऊपर रन्स जा रहे हैं। वो तो हमें नज़र आया कि 3 स्पिनर्स अब हमें नज़र आए। या लाहौर कलंदर ने भी एक लेग स्पिनर जो बांग्लादेश के हुसैन, उनको भी रिशाद हुसैन, उनको भी खिलाया। तो उधर ICC विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में मजीद 2 मैचेस के फैसले हो गए। दिन के पहले मार्के में स्कॉटलैंड ने थाईलैंड को 58 रन से शिकस्त दे दी। दिन के दूसरे टाकरे में बांग्लादेश ने आयरलैंड को जेर कर दिया। जीत के लिए दरकार 236 रन के हदफ के हुसूल में बांग्लादेशी टीम ने सनसनीखेज कारकर्दगी पेश की। पीर को इवेंट में एक मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेन टीम का सामना वेस्ट इंडियन टीम से होगा। नादिर मक्सी ने 3rd डेजर्ट जीप रैली जीत ली। प्रोफेशनल कैटेगरी की रेस में मुकर्ररा फासला 56 मिनट 21 सेकंड में तय किया। लेडीज़ प्रोफेशनल कैटेगरी में अमरीन फराज ने मैदान मार लिया। प्रोफेशनल कैटेगरी के फाते को 5 लाख, जबकि लेडीज़ प्रोफेशनल कैटेगरी के विनर को 2.5 लाख रुपए इनाम दिया गया। नंगर पार्कर से LG राठौर की रिपोर्ट। फराटे भरती धूल उड़ाती गाड़ियां। नंगर पार्कर में 3 रोजा 3rd डेजर्ट जीप रैली इख्तिताम पजीर। प्री पीरियड ए कैटेगरी में नादिर मक्सी पहले नंबर पर रहे। 100 किलोमीटर का फासला 56 मिनट 21 सेकंड्स में तय किया। बी क्लास में नौमान सर अंजाम, सी क्लास में फलक शेर और डी क्लास में शकील ने पहली पोजीशन हासिल की। लेडीज प्रोफेशनल कैटेगरी में अमरीन फराज ने बाजी मार ली। 3rd जीप बाइक रेस में 63 मर्द और 2 खवातीन ने हिस्सा लिया। प्रोफेशनल कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल करने पर 5 लाख। लेडीज प्रो कैटेगरी में फाते रेसर को 2.5 लाख, जबकि बाइकर्स कैटेगरी के विनर को 1.5 लाख इनाम दिया गया। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहम्मद बख्श मेहर ने इनामत तकसीम किए। सूबाई वजीर ने जीप और बाइक रेस को सालाना कैलेंडर में शामिल करने का ऐलान किया। और नाजरीन, अब खबर यह है कि ओलंपिक्स के लिए भारतीय ऑफिशियल वेबसाइट ने पाकिस्तानी गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की कारकर्दगी का एतराफ़ कर दिया। भारत ने अपनी ऑफिशियल साइट पर पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पाकिस्तान को वाहिद गोल्ड मेडल जितवाने वाले एथलीट अरशद नदीम की कारकर्दगी को सराहा। भारत ने अपने नौजवानों के लिए मोटिवेशनल वीडियो के तौर पर अरशद नदीम की वीडियो भी शेयर की। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स 2020 में नाकामी और उसके 4 साल बाद पेरिस ओलंपिक्स में कामयाबी हासिल की थी, जिसने कौम का सर फखर से बुलंद किया था। मैनचेस्टर यूनाइटेड की वुमेन फुटबॉल टीम FA कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैनचेस्टर सिटी को 2-0 से शिकस्त दे दी।
फातह टीम ने दोनों गोल्स पहले हाफ में स्कोर की। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सिंध का दौरा किया है, जहां उन्हें सूबे में पोलियो की मौजूदा सूरत हाल और 21 अप्रैल 2025 से कराची भर में शुरू होने वाली पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली के अराकीन भी मौजूद थे। CEO वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी ने K4 एंटीक पॉइंट ठट्टा, चलिया, गजू और घारों का दौरा किया, तनसीबात का मुआयना किया और पानी की फराहमी का तफसीली जायजा लिया। CEO वाटर कॉरपोरेशन ने हिदायत की है कि शहर को तमाम पंपिंग स्टेशन से मामूल के मुताबिक पानी की फराहमी को मुकम्मल यकीनी बनाया जाए। दौरे के दौरान COO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान भी उनके हमराह थे। इस मौके पर उन्हें K4 मनसूबे पर ब्रीफिंग भी दी गई। पाकिस्तान की जूतों की सनत का आलमी सतह पर नया बाब। लाहौर एक्सपो सेंटर में फुटवेयर, मटेरियल्स एंड मशीनरी शो का शानदार आगाज हो गया है। आपको बताएं कि इफ्तिताही तकरीब में वजीर बराए सनत और सरमायाकारी चौधरी शफात हुसैन ने शिरकत की। पाकिस्तान में इटली के सफीर और चीन के कौंसल जनरल भी तकरीब में मौजूद थे। पाकिस्तान फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िद किया जाने वाला ये इवेंट इस साल का सबसे बड़ा तिजारती प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें 10 ममालिक के 250 से जायद नुमाइश कुनंदगान हिस्सा ले रहे हैं। चीन, इटली, जर्मनी, वियतनाम और हांगकांग की कंपनियां नुमाइश का हिस्सा बन रही हैं। नुमाइश में जूतों के मटेरियल, मशीनरी और अज्जा की जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज और इख्तरात पेश की जा रही हैं। तंजीम इस्लामी पाकिस्तान के बानी मुमताज़ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद की 15वीं बरसी आज मनाई जाएगी। डॉक्टर इसरार अहमद एक मारूफ इस्लामी स्कॉलर और मुबल्लिग थे। उन्होंने कुरान पाक की तफसीर, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 से ज़ायद कुतुब तसनीफ़ की। बहैसियत मुक़र्रर उन्होंने सैकड़ों लेक्चर्स भी दिए। और नाजरीन, पिंक मून एक ऐसा चांद है जो अप्रैल के महीने में पूरी चमक के साथ दिखाई देता है। माहिर फल्कियात डॉक्टर अदील शफीक की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कहा कि ये चांद पिंक नहीं होता, बल्कि इसका नाम पिंक मून इसलिए रखा गया है कि ये चांद मौसम बहार के आगाज़ का इशारा होता है। अप्रैल का फुल मून है, उसको हम लोग पिंक मून कहते हैं बेसिकली, हालांकि उसका रंग से कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। और पिंक मून उन्होंने इसलिए इसको ऐसा नाम दिया कि क्योंकि बहार आती है अप्रैल के मौसम में और फूल खिलते हैं, तो और ख़ास तौर पे एक पिंक कलर का फूल खिलता था उनके इलाके में, तो उन्होंने इसको पिंक मून का नाम दे दिया। इसी तरह जो बाकी महीने हैं उसके भी उन्होंने मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।